Hi guys, welcome back to the channel Hak Aapka. And today we are going to discuss depreciation means मूल्य ह्रास। तो आज हम देखेंगे मूल्य ह्रास क्या होता है और इससे रिलेटेड बीपीएससी जितने भी क्वेश्चन पूछता है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चाहता मैं आपको किसी और वीडियो में भी इसको इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मुझ पे जिम्मेदारी है आपकी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी डेप्रिसिएशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप देखेंगे बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका इससे कोई नुकसान नहीं है, बट मुझे सपोर्ट जरूर मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका नुकसान है तो आप इसको सब्सक्राइब ना करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1,26,000, 1,26,000 की मशीन दी हुई है, and its scrap value is 60,000. What will be the amount of depreciation for second year? दूसरे साल के लिए पूछ रहा है। और by using 10% per annum, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल। तो हम इसको लिख सकते हैं, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट, जब फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको ह्रास। मूल्य, अगर आपकी स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है तो उसको हम ह्रास कहते हैं। और अगर हम डेप्रिसिएशन की यहां पर बात करें कि जैसे क्या होगा, आप आज मीन्स इस साल आप 1 लाख रुपए की बुलेट लाते हैं, 1 लाख रुपए की बाइक लाते हैं, आपको पता होगा क्या 5 महीने, क्या ये 1 साल बाद भी 1 लाख की ही बिकेगी? क्या इसकी वैल्यू 1 लाख ही होगी? नहीं, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे ही समय बीतता है तो इसकी वैल्यू यूज करने से कम हो जाती है। तो हो सकता है कि 1 साल बाद इसकी वैल्यू 90,000 हो जाए। तो यहाँ पर पहले वैल्यू कितनी थी? 1 लाख, अब कितनी होगी? 90,000। तो 10,000 का जो ये डिफरेंस है इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और ये एक्सपेंसिव होता है फर्म के लिए। ठीक है, और नॉन कैश आइटम बोलते हैं इसको, वो आगे बताएंगे कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आ जाती है, जो फिक्स एसेट के मूल्य में कमी आ जाती है, फॉल आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेप्रिसिएशन की अगर मेथड की बात करें, वैसे तो इसको काफी मेथड है, लेकिन देखिए, आपसे आपसे वो पीजीटी का एग्जाम करा रहा है, बीपीएससी आपसे पीजीटी का एग्जाम पास करा रहा है। क्यों? ताकि आप 11th-12th को पढ़ा सकें, ताकि आप 11th-12th को पढ़ा सकें, इसलिए आपसे इस एग्जाम को करा रहा है। तो आपसे वो चाहता है कि आपके वो 11th-12th की अकाउंटेंसी आप पर अच्छे से आनी चाहिए। तो 11th और 12th में एक तो स्ट्रेट लाइन, एसएलएम स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड होता है, और एक एक होता है आपका WDM, हाँ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक आपका ये होता है। तो इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हिंदी में अगर कहें तो स्थायी किस्त, ये तो है स्थायी ह्रास पद्धति, और ये है आपकी क्रमागत ह्रास पद्धति। आप इन दोनों को अच्छे से जरूर लर्न कर ले। दूसरा, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कहा है कि आपकी जो फिक्स एसेट है, वो फिक्स एसेट की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 1,26,000। तो 1,26,000 की आपने खरीदी है, इसमें से स्क्रैप में जब ये खराब हो जाएगी उसके बाद भी स्क्रैप में ये 6,000 रुपए की बिक जाएगी, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। इसका मतलब हम इसको ये मानकर चलें कि हमारी मशीन 1,20,000 की है। तो फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन होगा, जो ह्रास होगा, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, जो पहली साल के लिए डेप्रिसिएशन होगा, वो होगा आपका 1,20,000 का 10% का 10%। तो इसका 10% कितना आएगा? 12,000। इसका मतलब पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 12,000। अब आपकी मशीन 1,20,000 की थी, 12,000 की तो घिस गई पहली साल। अब कितने की बची? 1,08,000 की। अब बची आपकी 1,08,000
8,000 की। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात कर रहा है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर अब 1 साल बाद कितने की है मशीन? 1,08,000 की। तो अब की बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा, जो मशीन घिसेगी, वो 10% घिसेगी किसका? आपका 1,08,000 का। तो इसका 10% निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? ये आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10,800। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा। और यही हमसे आंसर पूछा था, यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा। दोबारा समझ लें, पहली साल आपकी मशीन 1,20,000 की थी। अब पहली साल घटी कितने की? 12,000 की। दूसरी साल घटेगी 10,800 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्रास का कारण क्या होता है? ह्रास जो लगता है, प्राइस सॉरी डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय। ह्रास का क्या कारण होता है? क्यों वैल्यू इसकी कम होती है? हम्म क्यों इस पर ह्रास लगता है? क्या प्राइस फ्लैक्चुएशन होता है? मूल्य उचवाचक हो जाता है? कभी मतलब वैल्यू कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है मशीन की, या एक्सीडेंट कोई दुर्घटना हो गई हो तब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या यूज ऑफ एसेट संपत्ति के प्रयोग से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका सी, यूज ऑफ एसेट। एसेट के यूज से, जैसे आप मशीन को यूज करते जाते हैं तो यूज करने से क्या होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है और उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, किससे होती है? यूज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेज यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। देखिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी वही है, क्रमागत ह्रास पद्धति, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDM कह देते हैं इसको, या WDVM भी इसको कह देते हैं, या इसको क्रमागत ह्रास पद्धति भी कह देते हैं। तो उसी से पूछ रहा है कि मेथड से एसेट है आपकी 20,000 की और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो बताइए डेप्रिसिएशन तीसरे साल में कितना होगा? अब आप तीसरे साल में देख सकते हैं, जब आपकी 20,000 की क्या दी हुई है, यहाँ पर 20,000 रुपए की मशीन दी हुई है, तो इस पर ये तो हो गई कॉस्ट मशीन की। आज आप इतने में खरीद कर लाए हैं 20,000 रुपए में, तो नेक्स्ट ईयर जब ये एक साल इसको आप यूज कर लोगे तो इस पर डैप लगेगा। और कौन सी साल का डैप लगेगा? डैप फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितने का डैप लगेगा? इसका 10%। तो 20,000 का 10% कैसे करेंगे? ये आ जाएगा आपका 2,000। सिंपल होता है। देखिए, यदि आपको 20,000 का 20,000 का 10% निकालना है तो आप सिंपल क्या करेंगे? 20,000 का एक जीरो एक्स्ट्रा हो गई है, इस जीरो को हटा देते हैं। तो यदि आप 20,000 का 10% निकालते हैं तो सिंपल आपको एक सीधे हाथ से इधर से एक के बाद डेसिमल लगाना। तो अब क्या बचा? 2,000। ऐसे ही यदि मैं कहूं 8,000 का 10% बताओ, तो सीधे हाथ के बाद एक के बाद डेसिमल लगा दो, 800 रुपए। आपसे कोई कह रहा है कि भाई जो जिस बुक को आप खरीदने के लिए गए हो वो 600 रुपए की है, आपने कहा इस पर डिस्काउंट दे दो 10%। तो डिस्काउंट कितना आएगा? 10%। सीधे हाथ से एक के बाद यहाँ डेसिमल लगा दो, 60 रुपए। तो 600 का 10% 60 रुपए। ये बातें आपको याद रखनी है। तो 20,000 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा पहले साल का? 2,000। तो मशीन एक साल बाद यूज करने के बाद कितने की बचेगी? 18,000 की। फिर सेकंड ईयर जो डैप लगेगा, सेकंड ईयर का डैप कितना लगेगा? आपका 18,000 का 10%। तो वो कितना आ जाएगा? 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए फिर डैप लगेगा। अब मशीन कितने की बचेगी? 0, 0, 2 और 7 में से 1 कम हुए तो आपका 6 और 1 16,200 की। फिर तीसरी साल फिर डैप लगेगा। अब थर्ड ईयर कितना लगेगा? थर्ड ईयर लगेगा जितने की मशीन है उसका 10%। तो मशीन कितने की है? 16,200 की। तो इसका 10% कितना आएगा? 1,620 रुपए। 1,620 रुपए। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The amount of depreciation charged to the profit and loss account varies every year under। लाभ हानि खाते में प्रभारित ह्रास की राशि प्रतिवर्ष बदलती है। स्थायी किस्त पद्धति में बदलती है, वार्षिक में बदलती है, क्रमागत ह्रास पद्धति में बदलती है, बीमा में बदलती है। तो सही आंसर आपका होगा इसका सही आंसर आपका होगा आपका सी। सी क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब क्रमागत ह्रास पद्धति, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी इसको कहते हैं। आपने अभी देखा, जब आपने भी पिछले क्वेश्चन में देखा, यहाँ देखिए पहली साल में मशीन कितने की थी? 20,000 की।
दूसरी साल में मशीन कितने की, 18,000 की, तीसरी में कितने की है, 16,200 की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वैल्यू भी बदलती जा रही है। और ऐसे ही इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप जो मशीन की या एसेट की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, तो वो होता है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, पर्यावरण के द्वारा शामिल नहीं है। अगर पर्यावरण के द्वारा क्या शामिल नहीं होता है, लैंड डिग्रेडेशन एंड सोइल इरोजन, भूमि ह्रास एवं मिट्टी का क्षय। मतलब भूमि का जो ह्रास हो जाता है, किससे, लैंड का जो ह्रास हो जाता है, पर्यावरण फोर्सेस हैं कुछ उनसे, तो वो शामिल नहीं किया जाता है आपका पर्यावरण द्वारा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट, तो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, उस डिग्रेडेशन में जो मिट्टी, भूमि में जो ह्रास हुआ है उसको शामिल नहीं किया जाता है क्या, या जो प्रॉब्लम है ओवर ग्राजिंग एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, मतलब चारा संसाधन का जो अविवेक उपयोग एवं पारिस्थितिक ह्रास है, या उसको शामिल नहीं किया जाता, या बाढ़ को शामिल किया नहीं किया जाता, या इनमें से कोई नहीं, मतलब कि सभी को शामिल किया जाता है। और ये यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2015 में। तो क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है देखिए, वायु द्वारा एनवायरमेंट की अगर बात करें तो एनवायरमेंट से लैंड भी क्षय होती है, आपका जो चारा संसाधन है वो भी कम होते हैं, और आपके बाढ़ भी उसमें ही शामिल होता है। इसका मतलब ये सभी शामिल तो होते हैं, लेकिन ये कह रहा है शामिल कौन सा नहीं होता, तो इसका मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं है जो शामिल ना हो। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में तो सभी आ जाते हैं। याद रखना है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनकी वैल्यू में कमी आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो चालू एसेट पर लगता है, करंट एसेट पर लगता है, फिक्स एसेट पर लगता है, इंटेंजिबल एसेट पर लगता है, विजिबल पर लगता है। तो ये आपका लगता है फिक्स एसेट पर। ऑप्शन क्या होगा सही यहाँ पर, ऑप्शन होगा आपका बी। तो बी क्या है आपका, फिक्स एसेट पर ये लगता है। और आपको याद रखना फिक्स एसेट भी दो तरह की होती हैं, फिक्स एसेट भी दो तरह की होती हैं, यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है। एक होती है आपकी टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक होती है इंटेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट जो होती है फिक्स वाली, उस पर तो डेप्रिसिएशन लगता है, और जो इंटेंजिबल होती है इस पर अमोर्टाइजेशन लगता है, अमोर्टाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्सोलेंस मीन्स अ फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक होता है आपका ऑब्सोलेंस, एक तो था डेप्रिसिएशन, दूसरा क्या है आपका ऑब्सोलेंस, अप्रचलन। तो टीजीटी में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। तो वो क्या होता है, ऑब्सोलेंस का मीन्स क्या होता है, फॉल होता है। किसकी फॉल, किस चीज में फॉल आ जाता है, बाजार मूल्य में फॉल आ जाता है, या फिजिकल वियर एंड टीयर, और जो फिजिकल वियर एंड टीयर हुई है उसमें, या आपका इन्वेंशन को कहते हैं, यह समय बीत जाने पर होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन, आपका ये होगा ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में मतलब जैसे ही समय बीतता है तो उससे क्या होता है, ऑब्सोलेंस हो जाता है। ऑब्सोलेंस का मीन्स क्या होता है, अप्रचलन, मतलब प्रचलन से, चलन से बाहर हो जाना। सही क्या कहेंगे इसको, चलन से बाहर हो जाना। अब चलन से बाहर कौन सी कब होगी वो चीज, समय बीत जाने पर चलन से बाहर नहीं होती, जब नया आविष्कार आ जाता है तब होती है। तो इसका आंसर गलत था, वो डी। सही आंसर क्या होगा इसका, सी। सही आंसर होगा आपका इसका सी। क्यों होगा सी सही आंसर, क्योंकि जब इन्वेंशन हो जाता है, इन्वेंशन हो जाता है मतलब नई चीज आ जाती है, नई मशीन आ जाती है, तो इसलिए पुरानी चलन से बाहर हो जाती है। और यही पूछा था कि जो चलन से बाहर हो जाती है, मतलब चलन से बाहर हो जाती है मतलब अप्रचलन, चलन से बाहर अप्रचलन। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ डेप्रिसिएशन मेथड, इनमें से डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड है, क्या आपका बीमा, कौन सा नहीं है, पूछा गया है कि इनमें से डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड नहीं है, नहीं है पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है।
तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, बीमा पॉलिसी पद्धति भी होता है बिल्कुल, हिरास प्रतिफल पद्धति नहीं होता, हिरासित क्रमागत पद्धति तो होता है लेकिन प्रतिफल नहीं होता। तो वर्ष की इकाइयों की जोड़ पद्धति भी होता है और प्रतिस्थापन लागत पद्धति भी होता है, लेकिन हिरासित प्रतिफल कोई नहीं होता, डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होता, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड तो होता है। तो ये आपका ऑप्शन ये होगा, ये कोई पद्धति डेप्रिसिएशन की नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन में क्रय की गई और इसका संभावित जीवन काल 3 वर्ष था तथा इसके जीवन काल के अंत में पुस्तकीय मूल्य 5120 था। यदि ह्रास की गणना हिरासी से शेष विधि के आधार पर की जाती है तब हिरास की दर क्या होगी। तो यहाँ पर हिरास की दर निकालनी है आपको। और किस पर कह रहा है, ये कह रहा है हिरासित शेष पद्धति पर यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले जरूरी हो जाता है इसका फॉर्मूला देखना कि जो आपका ये हिरास शेष पद्धति है तो इसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का। तो हमें देखना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मीन्स हिरास की दर, हिरास की दर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो थोड़ा सा इसका ही ऐसा फॉर्मूला होता है जो थोड़ा सा कैंडिडेट को कहीं ना कहीं लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है, और टफ भी कुछ नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, आपका छोटा सा फॉर्मूला है। तो ये होता है आपका इंटू एन यहाँ पर लिखते हैं और एस अपॉन सी, एस अपॉन सी और इनटू बाद में 100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, डेप्रिसिएशन का। ठीक है, और अगर मैं साथ ही साथ, ये तो इसका है, दूसरे का भी मेथड है, चलो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 लिखेंगे माइनस अंडरूट लिखेंगे, अंडरूट, और S4 क्या होता है, S4 होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है, 5120 ये स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। और अपॉन कॉस्ट, कॉस्ट कितने में आप खरीद कर लाए हैं, तो आप 10,000 में खरीद कर लाए हैं, इसको आप यहाँ लिख देंगे 10,000। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, और नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, 3 दिए हुए हैं। और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर होगा आपका इंटू 100। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल होगी, और ऊपर तो है 512, हाँ 512 होता 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3, और 1000 होता 10 की पावर 3, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 3 की पावर 3 बन गया। और बाहर क्या है आपका √3, तो आपके उसके बाद क्या है यहाँ पर 1 माइनस, और बाहर क्या है आपका इंटू 100। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर रूट से, इस रूट से ये 3 कट हो जाएगा, तो ये 8 और 10 बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह कम थी, इधर कर लेते हैं इसको। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका 8/10, 1 माइनस 8/10 और इंटू 100। ठीक है, अब 10 1 जा 10 और माइनस 8, तो क्या बचा 2, 2/10 इंटू 100। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 10 जा और 10 2 जा 20, तो क्या आ जाएगा आंसर 20%। तो ये होगा आपका आंसर 20%। साथ ही साथ मैं आपको, ये तो था ही, एक दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ। दूसरा मेथड जो पूछा जाता है उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका तो बिल्कुल सिंपल है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए तो वहां लिखते हैं कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और अपॉन लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर, जितने भी ईयर दी हुई है। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन निकल जाता है। और ये तो होता है वहां डेप्रिसिएशन, फिर निकलती है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कहाँ पर, स्ट्रेट लाइन मेथड में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसका फॉर्मूला होता है, आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे इंटू 100 करेंगे और अपॉन कर देंगे आप कॉस्ट। तो इस तरह से आपका वहां पर यूज होगा, कहाँ यूज होगा, ये इस SLM स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। लेकिन यहाँ पर कौन सा दिया हुआ था, यहाँ था क्रमागत ह्रासपद्धति, उससे आंसर ये होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कह रहा है यदि 60,000 की शुद्ध परिसंपत्ति के प्रतिफल के प्रतिफल में विक्रेता को 80,000 रुपए के पूर्वदत्त अंश निर्गमित किए जाते हैं तो 20,000 का शेष क्या होगा। कह रहे हैं कि आपने किसी से
60,000 रुपए की क्या खरीदी है? 60,000 रुपए की आपने कोई एसेट खरीदी है। तो जब आप एसेट को खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं एसेट को। तो 60,000 रुपए की एसेट तो होगी आपकी डेबिट। उसके बाद आप उसको पैसे दे रहे हैं बदले में, कितने के? 80,000 रुपए के क्या दे रहे हैं? 80,000 रुपए के आप दे रहे हैं उसको शेयर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेबिट में तो इतना है नहीं, क्रेडिट में 80 आ रहा है, तो 20,000 रुपए का डिफरेंस क्या है? ये आप 20,000 रुपए फालतू क्यों दे रहे हो उसको? तो ये जो आप उसको दे रहे हैं तो ये होता है आपका इसको क्या बोलते हैं? डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बोलते हैं इसको, या आपका डेबिट ऑफ गुडविल अकाउंट में डेबिट करते हैं। मतलब ये जो अमाउंट आ रहा है इस अमाउंट को आप कहाँ पर शो करेंगे? बात ये है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको क्या शो करेंगे? ये तो होगा एसेट आपका, ये तो हो गया आपका एसेट। और बाकी आपने 20,000 रुपए का क्या खरीदा है? जो 80,000 रुपए की चीज जा रही है, तो ये आपने खरीदा होता है गुडविल। ये क्या होता है? गुडविल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, डेबिट करेंगे हम गुडविल में। गुडविल अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। अगर आप किसी एसेट को खरीद रहे हैं, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, डेबिट का कम है, क्रेडिट का ज्यादा, तो यहाँ पर होता है आपका गुडविल। और अगर यहाँ पर ज्यादा है डेबिट में तो ज्यादा है, और क्रेडिट में कम है तो यहाँ होता है कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व पहले एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी गई थी, और भी 10,000 रुपए लगाकर इसे पूरी मरम्मत करके ठीक कर लिया गया था। इस पर 50,000 का एकत्रित ह्रास भी लगा भी था। छठवें वर्ष पर प्रारंभ में इसे 60,000 में बेच दिया गया, तो इस विक्रय से लाभ होगा, लाभ हानि होगा, तो कितना लाभ या हानि होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए 5 साल पहले खरीदा था आपने 1 लाख रुपए का, तो और कौन सी कह रहे हैं? कौन से मेथड से कह रहे हैं? ये मेथड नहीं दिया हुआ तो इसको मेथड लेंगे हम एसएलएम मेथड। एसएलएम होता है आपका स्थाई स्थाई ह्रास पद्धति। तो उसमें ये कह रहा है कि देखिए आपने मशीन कितने की खरीदी थी? 1 लाख रुपए की। उस पर और मरम्मत कितनी कराई उसकी? 1,10 की। तो टोटल आपकी मशीन कितनी होगी? 1,10,000 रुपए की मशीन हो गई। और उसको 5 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया इस पर। टोटल डेप्रिसिएशन ये क्या है? ये होगी टोटल कॉस्ट मशीन की। और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? टोटल जो डेप्रिसिएशन लगा उस पर टोटल डेप्रिसिएशन लगा 50,000। कितने साल में? 5 साल में। कह रहा है कि इस पर 5 साल तक जो एक्यूमुलेटेड होता है टोटल, मतलब अब तक का इकट्ठा डैप, तो इस पर डैप कितना लगा? तो डैप लग गया 50,000। तो अब कितने की बची मशीन? 60,000 की बची मशीन आपके पास। डैप मतलब घिसावट, घिस गई इतने की, 50,000 की। अब आपने इसको 60,000 की बची, 60,000 रुपए में छठे साल के शुरू में 60,000 रुपए में इसको बेच दिया। तो 60,000 रुपए की मशीन 60 में बेच दिया, तो ना प्रॉफिट हुई ना लॉस हुआ। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य ह्रास पद्धति कोयल की खान के हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? कोयले की खान के लिए, देखिए टीजीटी, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लें। तो यहाँ पर पूछा गया कि बताइए ह्रास की कौन सी पद्धति जो होगी वो कोयले की खान के लिए सबसे उपयुक्त होगी? क्या आ, घटता शेष पद्धति होगी, या अवक्षय होगी, निश्चित किस पद्धति होगी, या वर्ष योग होगी? तो सबसे जो उपयुक्त होती है उसके लिए होती है उपयुक्त आपकी अवक्षय विधि। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा? अवक्षय विधि। ठीक है, ये इंग्लिश में नाम गलत है इसका अवक्षय का, हिंदी का नाम सही है अवक्षय विधि। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक मशीन 1 जनवरी 1999 को खरीदी गई थी, और ह्रास समान मूल्य पर उसका अवमूल्यन 10% की दर पर किया गया। इसे 31 मार्च 2001 को, जब इसका मूल्य 67,129 था, बेच दी गई, तो इसका मूल्य 1 जनवरी 2099 को क्या था? क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग दिया है, और इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन के आने की। देखिए ये कह रहा है 1 जनवरी 1999 को आपने कोई मशीन खरीदी, मान लेते हैं X रुपए की खरीदी। ठीक है, अब X का 10% कम हो गया, पहली साल 10% कम हुआ,
फिर 10% कम हुआ, फिर 10% कम हुआ। तो ये कब तक कम हुआ? कह रहे हैं कि ह्रास मूल्य पर की दर से किया गया, इसे 31 मार्च 2001 को बेच दिया गया। तो देखिए 1 अप्रैल 99 को आपकी एक साल पूरी कब होगी? ये होगी आपकी साल पूरी 30, जो साल यहाँ शुरू हुई है 1 अप्रैल 1999 को, पूरी कब होगी? 31 मार्च 2000 को वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 31 मार्च 2000 को पूरी हुई। उसके बाद फिर एक अगली साल आती है, वो 31 मार्च 2001 को पूरी होगी। और ये यही पूछ रहे हैं 31 मार्च 2001 को, मतलब 2 साल का डैप लगा। तो 10-10% 2 बार इस पर डैप लग गया, इसका मतलब 20% डैप लग गया। तो मान लेते हैं वो मशीन 100 रुपए की थी, वो मशीन 100 रुपए की थी, इस पर 20% क्या लग गया? हिरास लग चुका 20%। तो कितने की बची मशीन? 80% बची, 80 रुपए की बची। तो हम तो कह रहे हैं कि 80% बची, और क्वेश्चन में कह रहा है कितनी बची? 67,129। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इनको इक्वल रख देंगे हम। तो इक्वल रख देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, आपको दी हुई है 80% वैल्यू दी हुई है। तो 80% वैल्यू को आप जो डिवाइड करेंगे 80 से, आपको चाहिए 100% वैल्यू कितनी थी? 100 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो, और 8 से डिवाइड कर लेते हैं आपके इसको। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 बचे, और 8 5 जा 40, 1 बचा, और 8 1 जा 8, तो 4 बचे, और 8 8 8 जा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इससे अलग काट लेते हैं। तो अगर इसको इससे काटे, तो देखो ये आएगा, इसको काटने के बाद आपका आएगा फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ, वो आपका आएगा इंटू, इसकी 10 की मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा आपका 83,911.25। मतलब ये 25 है तो इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 83,912। 83,912 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कोई सा भी नहीं, तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन 1,20,000 की लागत पर खरीदी गई थी, और ह्रास मूल्य पर इसको 15% पर एनम की दर से इस पर ह्रास चार्ज किया गया है, और 31 मार्च 2002 को इसे 80,000 रुपए में बेच दिया गया। तो इस पर कितनी परसेंट हानि हुई? तो यहाँ पर पूछा गई है आपकी हानि। तो 15% इस पर डैप लगाना है, किससे लगाना है? ह्रास, किससे ह्रास लगाएंगे आप? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से। तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से इस पे ह्रास लगाएंगे, देखते हैं। देखिए पहली साल मशीन कितने की थी? 1,20,000 की थी। इस पर आपका टैप लगा दिया, कितना? 10%। तो कितना टैप आ जाएगा आपका? 12,000 टैप लगा दिया। कितने की बची? 1,08,000 की मशीन बची। और दूसरे ईयर फिर आपने इस पर टैप लगाया हो कितना? 1,800 टैप लगाया होगा। तो अब कितने की मशीन बची आपकी? तो अब आपकी मशीन 97,200 की बची। और कितने साल की बात हो रही है यहाँ? देखिए ये खरीदी थी 2001 में, एक में हो जाएगा 1 साल, और दो में हो जाएगा 2 साल, तो 2 साल का लग गया। तो आपकी मशीन कितने की है? 97,200 की, लेकिन बेचा कितने में उसे? 80,000 में। इसका मतलब कितने का लॉस हो गया? 80,000 को यहाँ कम कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 17,200। तो 17,200 का लॉस हुआ है, इनमें से कोई नहीं। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द डेप्लेशन इन द केस ऑफ द मिनरल डिपॉजिट? खनिज, देखिए खनिज की बात हो रही है कि दशा में कौन सा सबसे अच्छा जो मेथड होगा खनिज के लिए, तो वो कौन सा होता है डेप्रिसिएशन का? तो वो होता है आपका शून्यकरण, जीरोइंग। ठीक है, शून्यकरण। मूल्य ह्रास शोधित कोष खाते का अंतिम शेष। मूल्य ह्रास शोधन कोष खाते का अंतिम शेष निम्नलिखित खाते में स्थानांतरित किया जाता है। तो मूल्य ह्रास शोधन कोष जो होता है, उसके अंतिम शेष को कहां पर ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व में इसको ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट फाउंड, लागत ह्रास कोष की लागत होती है। तो इसकी लागत एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, अवसर अवसर लागत मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, या एवरेज कॉस्ट होती है, इनमें से
कोई नहीं होता है, तो इसकी लागत जो होती है वो एक्सप्लिसिट होती है, स्पष्ट लागत होती है। ठीक है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट आपने पढ़ा होगा कि देखिए इम्प्लिसिट होती है अगर आपका खुद का ही बिजनेस है और उसमें आप और अपने परिवार को लगाकर काम कर रहे हैं, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट अगर आप बाहर वाले से भी काम करा रहे हैं, तो यहाँ पर हिरास कोस्ट की अगर लागत कहें तो वो एक्सप्लिसिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हिरास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है, मतलब कभी जीरो नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लें और बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो सही आंसर होगा आपका पुनः मूल्यांकन पद्धति में। पुनः मूल्यांकन पद्धति में जो इसका वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती है। कह रहे हैं संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है, उसी दर पर बना रहता है, ऐसे रिमेन्स द बेसिक रेट थ्रू आउट इट्स लाइफ, तो वो होता है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संपत्ति पर ह्रास अनुमान्य है? ह्रास किस पर लगेगा? पशुओं पर लगता है, चाय के पौधे पर लगेगा, व्यापार की ख्याति पर लगेगा या पेटेंट पर लगेगा? तो जो ये लगता है आपका, ये लगेगा आपका गुडविल। गुडविल कम हो जाती है। देखिए पशुओं की वैल्यू कम नहीं होगी, पौधों की कम नहीं होगी, पेटेंट की नहीं। जो हिरास लगेगा वो किस पर लगेगा? गुडविल पर। और गुडविल के हिरास को क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। लीज पर ली गई संपत्ति सामान्यतः हिरास लगाया जाता है, तो जो संपत्ति लीज पर ली जाती है उस पर जो हिरास लगाया जाता है वो एन्युटी मेथड से लगाया जाता है, ये आपको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कोष का स्रोत नहीं है? तो इसमें से कौन सा कोष का स्रोत नहीं है? तो कोष का स्रोत जो नहीं होता, परचेज ऑफ मशीन नहीं होता, मशीन का किराया कोष का स्रोत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्रास लगाने की मशीन घंटा दर विधि उपयोग होती है, तो घंटा दर विधि जो उपयोग होती है वो कौन से किस में होती है, कौन सी पद्धति में होती है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका संपत्ति। यूज ऑफ एसेट कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ टाइम, जिस एसेट को आप टाइम की टर्म में मेजर कर सकते हैं वहां पर ये मान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म डेप्लेशन इज यूज। देखिए डेप्लेशन जो यूज की जाती है, रिक्तीकरण जो यूज किया जाता है, क्या स्थायी संपत्ति पर, नाशवान संपत्ति पर, चालू संपत्ति पर, अमूर्त संपत्ति पर? तो ये की जाती है आपकी नाशवान संपत्ति पर। जितने भी वेस्टिंग एसेट हैं उन पर यूज की जाती है और डेप्लेशन, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिरास का प्रावधान करने का उद्देश्य क्या होता है? ये जो आप हिरास लगाते हैं, ये हिरास आप क्यों लगाते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है लागत को, स्थायी संपत्ति की लागत को उसके कार्यशील जीवन पर आवंटित करना। जितने की भी आपने, जैसे 1 लाख की आपने कोई मशीन खरीदी है, तो उद्देश्य होता है अगर ये 10 साल तक चलनी है तो 10 साल तक इस पर 10-10 हजार का हम डैप लगाए, तो हर साल 10 हजार हम रिटर्न ऑफ करेंगे। मतलब कैपिटल अकाउंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो कम करेंगे, लॉस दिखाएंगे, वो हर साल 10 हजार का दिखाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला खानों के लिए, फिर कोयला खान वाला क्वेश्चन आया है। तो कोयला खानों के लिए हिरास की किस पद्धति को सुझाया गया है? तो सबसे ज्यादा जो उपयुक्त पद्धति होती है वो कौन सी होती है कोयले के लिए? वो होती है आपकी डेप्लेशन मेथड, मतलब रिक्तीकरण पद्धति। ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट्टे पर ली गई संपत्ति के लिए, बात हुई है यहाँ पर पट्टे पर ली गई संपत्ति के लिए, पट्टे पर ली गई संपत्ति के लिए सामान्यतः ह्रास किया जाता है, कौन सी मेथड से? एन्युटी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संपत्ति की लागत अवशिष्ट मूल्य का कार्यशील जीवन काल 10,000 रुपए और 1,000 रुपए है। देखो लागत तो है 10,000 और कार्यशील जीवन है आपका 1,000, और 3 वर्ष तक उसको यूज कर सकते हैं। तो प्रथम वर्ष में संपत्ति पर योग विधि के अनुसार ह्रास कितना लगेगा? तो इसका भी यहाँ फॉर्मूला होता है। देखिए
डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड या योग विधि, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और अपॉन लाइफ, मतलब लाइफ ईयर में जितनी भी ईयर दी हुई है। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है आपकी 10,000 और 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना होगा 1,000, और कितने दिन तक चलेगी ये मशीन 3 साल तक, तो कितना आ जाएगा यहाँ 9,000 आएगा, और 9,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 3,000 आ जाएगा, तो 3,000 इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिराज की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति के खाते का ब्याज डेबिट किया जाता है, हिराज की किस पद्धति में ब्याज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो ये होता है एन्युटी मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये पेटेंट कॉपीराइट एवं ख्याति के मूल्य में आने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, मैंने शुरू में ही आपको ये बता दिया था, ये होता है आपका अमोर्टाइजेशन, परिशोधन ये होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।